नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और इस शो में आगे हम आपको बताएंगे कि ग्लोबल मार्केट से संकेत कैसे मिल रहे हैं, साथ ही खबरों वाले शेयर्स और कमोडिटी मार्केट का पूरा अपडेट आपके सामने रखेंगे। लेकिन इस वक्त सबसे पहले नजर डालते हैं एशियाई बाजारों पर, और शुरुआत हल्की कमजोर नजर आ रही है। फिलहाल गिफ्ट निफ्टी देखेंगे तो वो करीब 30 अंक नीचे दिखाई दे रहा है गिफ्ट निफ्टी। लेकिन अन्य एशियन बाजार पर अगर नजर डालें तो चीन के बाजार एक लंबी छुट्टी के बाद हमने देखा कि वहां पर आज मार्केट सेशन ओपन हो रहा है। वहां पर भी जो शुरुआत है वो हल्की कमजोरी के साथ ही देखने को मिल रही है। लेकिन हांगकांग में तूफान के चलते जो सूबे का सत्र है वो रद्द हो चुका है, और इसके अलावा जापान और कोरिया के बाजार भी बंद रहेंगे। तो एशियाई बाजारों से ज्यादा कुछ संकेत तो नहीं मिल रहे, लेकिन फिलहाल अगर गिफ्ट निफ्टी की चाल देखें तो वो कमजोर है। और अब देखिए 113 अंक नीचे गिफ्ट निफ्टी कारोबार कर रहा है। भारी गिरावट के साथ यहाँ पर इंडिकेशंस मिल रहे हैं भारतीय बाजारों के लिए भी। यहाँ पर इस वक्त कमजोरी के संकेत देखने को मिल रहे हैं। ओवर द वीकेंड एक बड़ा ग्लोबल मार्केट से जुड़ा एक चिंता सामने आई, और इजराइल पर हमास के हमले के बाद हमने देखा कि ग्लोबली यहाँ पर चिंता थोड़ी बनती हुई दिखाई दे रही है। कुछ और भी अपडेट के लिए चलते हैं विश्व मोहन के पास कि और बाकी ग्लोबल मार्केट से संकेत कैसे मिल रहे हैं। विश्व मोहन, बताइए इस वक्त सुबह सुबह संकेत कैसे हैं? गुड मॉर्निंग पूजा। आज के अगर ग्लोबल क्यूज को दो हिस्से में बांटना पड़ेगा। पहला हिस्सा ये है कि इजराइल और हमास में जिस तरह से जंग छिड़ी हुई है उसका असर डेफिनेटली अक्रॉस द कैपिटल मार्केट, सिर्फ इक्विटी ही नहीं, कमोडिटी, करेंसी, बॉन्ड मार्केट, हर जगह इसका असर देखने को मिल रहा है। क्रूड में आप देख ही रहे हैं जिस तरह की तेजी आ गई है, 4% से ज़्यादा की तेजी, 88 के ऊपर। सेफ हेवन बाइंग, गोल्ड को फायदा हो रहा है, गोल्ड में तेजी है, लेकिन इक्विटी मार्केट पर दबाव दिख रहा है। हालांकि फ्राइडे का सेशन बिल्कुल अलग था, लेकिन जब सैटरडे को ये खबर आई उसके बाद से चीजें बिल्कुल बदल गई है। तो अब इसके बाद जो नी जर्क रिएक्शन है ये पूरे हफ्ते देखने को मिल सकता है, और काफी उतार चढ़ाव, काफी वॉलेटाइल सेशन देखने को मिल सकता है। पिछले हफ्ते की अब बात कर लेते हैं, फ्राइडे को कैसा रहा था बाजार। तो अमेरिकी बाजार में अच्छी तेजी दिखी थी, डिस्पाइट इसके कि वहां पर जो जॉब ग्रोथ के जो नंबर थे, जॉब के जो नंबर थे सितंबर महीने के, वो काफी अच्छे आए हुए थे। और ऐसे समय में जब फेड का फोकस इस आंकड़े पर सबसे ज्यादा है, नवंबर की बैठक में फिर से ब्याज दरें बढ़ने की संभावना है, ऐसे में अगर मजबूत जॉब के नंबर्स आते हैं तो वो चिंता की बात थी। लेकिन इसके बावजूद अमेरिकी बाजारों में शुक्रवार को तेजी दिखी थी। वीकली बेसिस पे नैस्डैक अच्छी तेजी दिखाया था और डॉ जोन्स पे दबाव दिखा था। लेकिन अब पूरा शिफ्ट अब पूरी तरह से इजराइल और जो हमास के जो लड़ाके हैं उनसे जो लड़ाई हो रही है वहां से किस तरह की खबरें आती है, क्योंकि दो गुट में पूरी दुनिया बढ़ता आ रहा है। जो डेवलप कंट्रीज है, पश्चिमी देश है, वो पूरी तरह से इजराइल के साथ है, और कुछ चुनिंदा देश खास करके ईरान वगैरह का सपोर्ट है हमास मिलिटेंट्स को। तो वो एक चिंता की बात है। उससे जो बाकी चीजों पर जो असर होगा वो उससे किस तरह से बाजार में बदलाव होता है वो देखने वाली बात होगी। एशियाई बाजारों की बात करें तो जैसा आप कह भी रही थी कि एक हफ्ते की छुट्टी के बाद चीन का बाजार खुला है, कुछ अहम डेटा भी वहां से आने वाले हैं, उस डेटा के आधार पर बाजार चलेगा। लेकिन अभी नी जर्क रिएक्शन की वजह से 1% की गिरावट यहां पर दिख रही है। गिफ्ट निफ्टी पर दबाव है। दो बड़े बाजार आज बंद भी है, जापान का बाजार, कोरिया का बाजार आज बंद है, यूएस में बॉन्ड मार्केट आज बंद है, और हांगकांग में तूफान की वजह से पहला शुरुआती जो सेशन था उसे कैंसिल कर दिया गया है। सेकेंड हाफ में वो बाजार खुला रहेगा। तो बाजार के लिए आज के लिए अच्छे संकेत नहीं है, लेकिन जितने भी एक्सपर्ट्स हैं यही कह रहे हैं कि नी जर्क रिएक्शन है, बाजार में फिर से रिकवरी आ सकती है। पूजा, ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया विश्व मोहन आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल ग्लोबल टेंशन्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और जैसा कि विश्व मोहन बता रहे थे इसका असर बाजार पर दिखेगा। हालांकि शुक्रवार के अगर लेवल्स हम देखेंगे आज के लिए तो वहां से क्लियर कट तो संकेत नहीं है, क्योंकि ये सारी जो चीजें हैं ये ओवर द वीकेंड हुई हैं, तो उसका आज इम्पैक्ट दे सकता है। हालांकि काफी सारे मार्केट्स आज बंद हैं, बॉन्ड मार्केट बंद है, तो वहां से तो ज्यादा कुछ संकेत आज नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन ओवरऑल कमजोरी के ही संकेत है। उसका असर आज भारतीय बाजार पर रख सकता है। हालांकि नीचे से रिकवरी आएगी, लेकिन फिलहाल एक गिरावट के साथ यहां पर खुलने के संकेत मिल रहे हैं भारतीय बाजारों के लिए। अब एक बार एफआईएस और डीआईएस के आंकड़े देख लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि आज के लिए एफएनओ सेटअप कैसा दिखाई दे रहा है। और कैश मार्केट में एफआईएस ने 90 करोड़ की बिकवाली की है,
DIIs की बात करें तो 780 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है। इंडेक्स फ्यूचर में 404 करोड़ की खरीदारी और इंडेक्स ऑप्शन में 2043 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा यहाँ पर नजर आ रहा है। ये आंकड़े हैं 6 अक्टूबर के। ज्यादा कुछ बड़े आंकड़े नजर नहीं आ रहे हैं, छोटी क्वांटिटी में ही यहाँ पर जो ट्रेड है वो दिखाई दे रहा है। लेकिन इसको देखते हुए आज के लिए F&O मार्केट कैसा दिखाई दे रहा है, एक बार ये भी समझ लेते हैं। हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर पूरा अपडेट लेकर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए आज के लिए कौन से लेवल्स पर नजर रखें? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, अब फ्राइडे और थर्सडे के सेशन में मार्केट ने अपने आप को थोड़ा ठीक किया, अपने सपोर्ट्स को बचाया और सपोर्ट्स के ऊपर ही अच्छे से क्लोज भी किया। जैसे निफ्टी की क्लोजिंग आप 19,600 के ऊपर देख पा रहे थे और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 44,300 के आसपास आके क्लोज हुआ है। इसका मतलब यह है कि लास्ट सेशन में जो एफआईएस का आगे पार्टिसिपेशन बहुत ही बड़ा, वो भी सिर्फ 25% ही लॉन्ग करके बैठे, 25-26%, बट स्टिल फिर भी हल्के फुल्की शॉर्ट कवरिंग से बाजार लो वॉल्यूम के साथ आके अपने सपोर्ट्स को बचाने में कामयाब हो गया। और अभी आप डिस्कस कर रहे थे फिलिस्तीन और इजराइल वाला मामला। ये नया मामला है मार्केट के लिए, जो कि डाटा के अंदर फ्राइडे को नहीं था, एकाएक डेवलप हुआ सैटरडे को और उसके बाद उसका इम्पैक्ट आज कैलकुलेट होगा। जितने भी इंटरनेशनल मार्केट्स खुले हैं या फिर एसजीएक्स निफ्टी को आप देखेंगे तो ये ज्यादा गंभीर नहीं लग रहा है और ना ही इसको डाटा भी सपोर्ट करता है। अगर ऐसा ही कुछ होना हो रहा या हो रहा होता तो कम से कम और फ्यूचर्स या फिर जो गिफ्ट निफ्टी है वो आपको बहुत ज्यादा पेन दिखाता। तो इसलिए लग रहा है कि इमीडिएट एक झटका है मार्केट को, जो आज इस रेंज से बाहर निकलना था शायद उसको एक दिन और लग जाएगा। तो 1-2 दिन अभी और मार्केट शायद रेंज में रहेगा। ये सपोर्ट वाला एरिया जो है 19,400-500 वाला एरिया है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक आप कोई भी शॉर्ट्स खोलिएगा नहीं और शॉर्ट्स में कोई मिलेगा भी नहीं। और अगर ये आपने करके दिखा तो आपको खुद ही पता लग गया होगा। हमने आपको बार बार रोका है कि 19,400-500 के रेंज में शॉर्ट बनाने से कोई फायदा आपको मिलने वाला नहीं है और अभी तक आपको कोई फायदा मिला भी नहीं होगा। अब आती है बैंक निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी के लिए 44,000 बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि उसके बाद भी 300 पॉइंट का एक गैप बना हुआ है, वो जो उसके ऊपर जाके बंद हुआ है। तो इसलिए मार्केट में आज सपोर्ट बचाने की जो प्रोसेस है वो पूरी साफ साफ दिखेगी और वो मार्केट बचा भी लेगा। उसमें ऐसा नहीं है कि मार्केट बचा नहीं पाएगा। तो इसलिए सिर्फ आज का एक फिर से रेंज का कारोबार होगा। आज टिपिकली थोड़ा ग्लोबल मार्केट्स को डाइजेस्ट करने का दिन है। अदरवाइज वैसे कुछ मार्केट के अंदर ना ही बहुत ज्यादा एग्रेशन और ना ही बहुत ज्यादा डिप्रेशन, इस तरह की कोई भी चीजें मार्केट के अंदर आज तो नहीं देखने को मिलेगी। एफआईएस की होल्डिंग हमको चेक करनी होगी कि 1 से 2 दिन में बढ़ती है अब यही रहती है। यही रहती है तो हल्की शॉर्ट कवरिंग आएगी, बढ़ जाएगी तो ताजा खरीदारी आएगी, जो कि बहुत अच्छा होगा बाजार के लिए। फिलहाल अर्निंग सीजन के हम मुआयने पर भी आ चुके हैं। अब अर्निंग सीजन का इम्पैक्ट धीरे धीरे मार्केट पे कैलकुलेट होना शुरू होगा। इसके स्टॉक स्पेसिफिक ही है। इंडेक्स के अंदर आज फिर से कुछ बड़ा मूवमेंट आपको नहीं मिलने वाला है। जो गैप डाउन होगा उसको थोड़ा बहुत फायदा आप पुल बैक के तौर पर लेना चाहे 50-60 पॉइंट का, तो निफ्टी के अंदर वो मिल जाएगा। बैंक निफ्टी के अंदर 125 पॉइंट का मिल जाएगा। ऑप्शन से थोड़ा अवॉइड करें, हालांकि सीरीज अभी मिडिल ऑफ द पाथ है, बट फिर भी ऑप्शंस को थोड़ा अवॉइड करें क्योंकि रेंज का बाजार है। ओके, थैंक यू डिम्पी, ये सारी डिटेल्स बताने के लिए। तो गैप डाउन के साथ खुलने के संकेत हैं भारतीय बाजारों के लिए। एक रिकवरी के लिए आप प्ले कर सकते हैं, चाहे तो ऑप्शंस अवॉइड करें। ये है सलाह निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए। चलिए, लेकिन अब आगे बढ़ेंगे और ऐसे में किन शेयरों में ट्रेड करें, ये बताने के लिए हमारे साथ तनीषा एकेडमी के नितिलेश भावस्कर जुड़ चुके हैं। नितिलेश, गुड मॉर्निंग, बताइए आज ग्लोबल मार्केट से संकेत तो काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। ऐसे में स्टॉक्स स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक रहना हो तो कहाँ पर ट्रेड करने की सलाह देंगे आप? देखो, डेफिनेटली ग्लोबल मार्केट थोड़ा सा निगेटिव है और लास्ट फ्राइडे में भी मैंने बोला था कि यहाँ पे हम लोग निफ्टी में बिकवाली करके चल सकते हैं और कुछ एक लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, उस लेवल को मैं ट्रैक कर रहा था और उसी हिसाब से मैं अभी भी 2 कॉल के साथ सेल जाना पसंद करूंगा। पहला मेरा ट्रेड होगा भारतीय एयरटेल में, जहाँ पे हम लोग स्पॉट में अगर 925 ये लेवल ब्रेक डाउन हो जाता है तो 933 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा के 910 के टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। दूसरा जो मेरा ट्रेड होगा वो होगा इंडसइंड बैंक। देखो, इंडसइंड बैंक में ना 1450 ब्रेक हो रहा है, ना नीचे में 1400 का लेवल ब्रेक डाउन हो रहा है। तो अगर ये काउंटर आज 1440 के आसपास मिलता है तो डेफिनेटली इसमें बिकवाली करेंगे। 1465 रुपए का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस होगा और नीचे में टारगेट होगा 1380 का। 1380 के नीचे अगर ये फिसलता है तो 1350 ये लेवल्स भी दिखा सकता है। कोई बड़ा अगर गैप डाउन होता है तो ये लेवल्स को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। स्ट्रिक्टली इन लेवल्स को फॉलो करके आपको ट्रेड करना पड़ेगा।
ओके, थैंक यू नीलेश आपका ये ट्रेड सुझाने के लिए। तो इंडसइंड बैंक में बिकवाली करके चलिए, और इसके अलावा भारतीय एयरटेल में भी बिकवाली का ही ट्रेड नीलेश दे रहे हैं। तो आज दोनों सेल कॉल की तरफ यहाँ पर स्ट्रैटेजी, आगे कुछ और भी ट्रेडिंग आइडियाज आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले समझ लेते हैं कि आज के लिए खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से हैं जहाँ पर कि आपको नजर रखनी है। हमारे साथ मुंबई स्टूडियो से शरद जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है Q2 अपडेट्स, उस पर फोकस रखेंगे। और देश का सबसे बड़ा जो ज्वेलरी कंपनी है टाइटन, उन्होंने जो है बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए Q2 अपडेट्स की। अब बात करें तो जिनकी जो ज्वेलरी सेगमेंट है वहाँ पे 19% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने मिला, और कैरेट लेन में भी ऑलमोस्ट 45% का ग्रोथ आया है। इसके अलावा प्रेस्टीज एस्टेट्स, साउथ की कंपनी है आपकी रियल एस्टेट की, यहाँ पे बहुत शानदार ऑपरेशनल अपडेट देखने मिली है, जहाँ पे एवरेज रियलाइजेशन 29% हुई है। और अगर हम बात करें सेल्स की तो वो जो है ऑलमोस्ट 102% का ग्रोथ देखने मिला है। बैंक ऑफ बड़ौदा लार्ज साइज बैंक है, यहाँ पे लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स, एडवांसेस और आपके डिपॉजिट्स के ग्रोथ में देखने मिली है Q2 में। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जो आपके इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक स्टॉक्स है जहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ रही थी प्राइसिंग के कारण, वहाँ पे एक टर्न अराउंड आ रही है। और आप कह सकते हैं वेस्टर्न इंडिया बेस्ड मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, यहाँ पे देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग नंबर्स देखने मिले, कोर बिजनेस भी ग्रो किया है और जो मार्जिन है वो भी सिक्वेंशियली यहाँ पे ग्रोथ देखने मिली है। तो ये सारे स्टॉक्स को Q2 बेसिस पे ज़रूर ट्रैक करिएगा। अब बात करते हैं खबरों वाले शेयर्स पे। तो यहाँ पे TCS, देश का सबसे बड़ा IT कंपनी जो है, कंसिडर करेगा बायबैक अक्टूबर 11 को अपने Q2 रिजल्ट्स के साथ। रिलायंस भी फोकस में रहेगा। अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी लगभग 5,000 करोड़ जो इन्वेस्ट करेंगे रिलायंस रिटेल में, जिसका वैल्यू है 8.4 लाख करोड़ रुपीस का। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस भी इंपॉर्टेंट है, कंपनी में टर्न अराउंड की जो है बात चल रही है। और मैथ्यू सिरियक ऑलरेडी इन्वेस्टेड है कंपनी में, अब इन्होंने जो है फिर एक्वायर किया है 32 लाख शेयर्स, उनकी प्रमोटेड रिलेटेड एंटिटी है। तो इस स्टॉक को जो है ज़रूर ट्रैक करिएगा। PB फिनटेक अनाउंस्ड हो गया था कल ही कि सॉफ्ट बैंक ने 2.5% स्टेक की बिकवाली की है, लेकिन जो अब्जॉर्प्शन आया है वहाँ पे सिटी ग्रुप, गोल्डमैन सैक्स, सऊदी सेंट्रल बैंक जैसे बड़े दिग्गज FIs ने जो है अब्जॉर्ब किया है। इंपॉर्टेंट बात है, कल GST के जो इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई थी, दो अहम चीज़ सामने आई थी। एक था आपका एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, एक टाइप से रॉ मटेरियल होता है अल्कोहल कंपनीज के लिए, उनके लिए जो है आप कह सकते हैं वो टैक्स में इंक्लूडेड नहीं है, एक क्लैरिटी आई है। दूसरा बात है मोलासिस का GST 28% से घटा के 5% हो गया है। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? इसका इम्पैक्ट ये है कि आपके जो शुगर कंपनीज़ हैं और अल्कोहल रिलेटेड कंपनीज़ हैं उनके कॉस्टिंग कम पड़ेगी, यानी कि पॉजिटिव इम्पैक्ट स्टॉक में देखने मिल सकता है। MCX भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे सेबी की जो टेक पैनल है उन्होंने अप्रूवल दे दिया उनके नए प्लेटफॉर्म का, और ये स्टॉक में ओवरहैंग था। और स्टॉक में ऑफकोर्स तेज़ी तो हमने देखी ही है रिसेंट डेज में, लेकिन जो ओवरहैंग यही था कि 125 करोड़ रुपए जो है हर क्वार्टर कंपनी की जो है एक्स्ट्रा खर्चे हो रही थी पुराने सॉफ्टवेयर को लेकर। अब जो है नए सॉफ्टवेयर में कंपनी अब अनाउंस कर सकती है आने वाले दिनों में कि वो कैसे शिफ्ट कर रहे हैं। सोलर इंडस्ट्रीज़ का बहुत बड़ा ऑर्डर आया है, 1850 करोड़ का ऑर्डर कोल इंडिया का आया है। लेकिन याद रखिए सोलर इंडस्ट्री जो है आपके एक्सप्लोजिव्स और कोल में है, तो नाम में कन्फ्यूजन मत करिएगा। और ये सारे जो स्टॉक्स है ये आपके रडार में आज ज़रूर होने चाहिए। ओके, थैंक यू शरद आपका ये सारा जानकारी देने के लिए। तो ढेर सारे Q2 अपडेट आ रहे हैं, खबरों वाले शेयर्स हैं, और अब नतीजों का सीजन भी शुरू होने वाला है, उसको लेकर भी कुछ अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं। इस पर आप नजर रखिए। टेंशन बढ़ते हुए नजर आ रही है, उसका इम्पैक्ट हम कमोडिटी मार्केट में भी देखेंगे। हमारे साथ रणनीति बताने के लिए क्वर्जी ग्रुप के रवि दियोरा जुड़ चुके हैं। रवि, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो कच्चे तेल पर राय दीजिए, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा असर दिखा अभी जो ओवर द वीकेंड डेवलपमेंट हुए हमले के। किस तरह की चाल आप आगे देख रहे हैं यहाँ से कच्चे तेल के लिए? गुड मॉर्निंग। जरूर से कच्चे तेल में ये जो भी जियोपॉलिटिकल रिस्क एंड पर्टिकुलर मिडल ईस्ट में जो रिस्क होता है, इसका एक सस्टेनेबल इम्पैक्ट वहाँ पे होता है। हालांकि ये जो वॉर लाइक सिचुएशन है काफी कितने दिनों तक सस्टेन होते हैं, इसके ऊपर इसका आउटलुक निर्भर रहेगा। हायर लेवल से थोड़ा रेजिस्टेंस मॉर्निंग ट्रेडिंग सेशन में देखा गया है, हालांकि फिर भी 3.5 से 4% के गैप अप ओपनिंग के इंडिकेशन दे रहा है। अगर इतना ज्यादा गैप अप हो तो उसको चेस नहीं करना है, थोड़े बहुत गिरावट पे क्रूड बाय करना है। मुझे लग रहा है कि तेजी सस्टेन रहेगी। अगर लेवल्स पे बात करें तो करीबन 7100 या 7050 के बिटवीन आज ओपनिंग होने की एक्सपेक्टेशन है। ये गैप अप ओपनिंग के बाद आप 7000 का बेस सपोर्ट लेके ट्राई कर सकते हैं। हमने जो लेवल दे शायद आज वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि बाद में जो रिस्क इमर्ज हुआ इससे एक बड़े गैप अप ओपनिंग के इंडिकेशन है। लग रहा है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में
या कल के ट्रेडिंग सेशन में 7250 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। ओके, 7250, 7,000 के ऊपर जा सकता है कच्चा तेल। तो यहाँ से आप तेजी के लिए खरीदारी कर सकते हैं। गैप अप ओपनिंग मिलेगी, थोड़ा नीचे आए तो वहां पर खरीदारी करके चलिए। एमसीएक्स पर एमसीएक्स क्रूड पर ये रहा है। सोने चांदी में कैसे ट्रेड करें रवि? है जब भी कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन खड़े होते हैं इसमें एक अच्छी उछाल देखने को मिलता है। सेकंड है कि काफी अंडरपिन रहा है, काफी प्रॉफिट बुकिंग हाई लेवल से गोल्ड एंड सिल्वर में देखा गया है। मुझे लग रहा है कि ये कमोडिटी सस्टेनेबल तेजी दोनों को कमोडिटीज में आ सकती है। गोल्ड में बाय करें, अपर साइड पहला टारगेट 57,500 रहेगा। 56,460 के स्टॉप लॉस के साथ आप ये बाय कर सकते हैं। अगर 57,500 के ऊपर निकलता है गोल्ड तो 58,000 तक के एक्सटेंडेड टारगेट के लिए भी आप बाय कर सकते हैं। सिल्वर आप आज मंथ के हिसाब से इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड हो रहा है, शायद 69,000 के ऊपर ओपन हो, 69,000 के करीब। अगर ये 68,900 के करीब मिल जाता है बाय करें। स्टॉप लॉस लगाए 68,500 का। 70,000 तक के लेवल की उम्मीद आपको सिल्वर से करनी चाहिए। तो गोल्ड एंड सिल्वर दोनों कमोडिटीज में आज कल या तो शॉर्ट टर्म में के लिए मुझे लग रहा है कि अच्छी रिकवरी आनी चाहिए। ओके, तो सोने चांदी दोनों में उछाल देखने को मिल सकता है, तो सोने में भी आप खरीदारी का ट्रेड यहाँ पर ले सकते हैं। रवि, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए और ये रणनीति भी सुझाने के लिए। तो गोल्ड और क्रूड दोनों में तेजी करने की राय यहाँ पर रवि की तरफ से। अब आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं ब्रोकरेज हाउस के रिपोर्ट्स की। ढेर सारी रिपोर्ट्स भी आई हैं इस बीच, कुछ नतीजों पर और कुछ कंपनियों पर। हमारे साथ वामाक्षी जुड़ चुकी हैं पूरा अपडेट लेकर। वामाक्षी, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम टीसीएस के साथ। कंपनी की तरफ से बायबैक की अनाउंसमेंट आई है और जेपी मॉर्गन का कहना है कि शायद ये बार टेंडर रूट के द्वारा बायबैक कर सकता है टीसीएस। इसके अलावा उनका कहना है कि बायबैक अमाउंट करीब 18,000 करोड़ रह सकता है। ओवरऑल कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं नज़र आ रहे हैं डिस्क्रिशनरी डिमांड और परसिस्टेंट अनसर्टन मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट भी है और इसी के चलते जेपी मॉर्गन टीसीएस पर अपनी अंडरवेट की राय को बरकरार रख रहे हैं, टारगेट प्राइस 2,900 रुपये के साथ। इसके अलावा हम देखेंगे डाबर भी हमारे रेडार पर रहेगा। मैक्वारी का कहना है कि ब्रॉडली कमेंट्री इन लाइन रही है। ओवरऑल जो ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन नज़र आया है फूड सेगमेंट के सेल्स में, वो लार्जली वन ऑफ फैक्टर्स के चलते नज़र आया है। तो ऑल इन ऑल मैक्वारी ने अपनी न्यूट्रल की राय बरकरार रखी है डाबर पर। डाबर पर मॉर्गन स्टैनली की तरफ से भी रिपोर्ट आ रही है और ये हाईलाइट कर रहे हैं कि टॉप लाइन ग्रोथ वीकर दैन एक्सपेक्टेड रहा है, मगर ग्रॉस मार्जिन फ्रंट पर थोड़ा सा सुधार नजर आ रहा है। प्री फेस्टिव स्टॉकिंग ये बार थोड़ी सी डिले होते नजर आई है और ओवरऑल ये Q3 में कंटिन्यूड रहेगी। तो ऑल इन ऑल मॉर्गन स्टैनली ने डाबर पर अपनी ओवरवेट की राय को बरकरार रखा है। इसके अलावा टाइटन के भी Q2 अपडेट्स पर मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट है और लार्जली हाईलाइट कर रहे हैं कि Q2 के ट्रेंड्स पॉजिटिवली सरप्राइज कर रहे हैं, स्पेशली ग्रोथ फ्रंट पर। यहाँ पर 20% ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस की ग्रोथ कंपनी ने पोस्ट की है। इनफैक्ट उनका जो ज्वेलरी सेगमेंट है यहाँ पे 4 ईयर कैगर करीब 25% पर है, जो लार्जली हिस्टोरिकल ट्रेंड से काफ़ी बढ़कर है। तो ऑल इन ऑल इसी के चलते मॉर्गन स्टैनली ने टाइटन पर अपनी इक्वल वेट की राय को बरकरार रखा है। नायका पर नॉमिरा का कहना है कि Q2 में बीपीसी जो बिजनेस है ये ट्रैक पर नजर आ रहा है और फैशन कारोबार में खासकर एक अच्छा रिकवरी नजर आ रहा है। ओवरऑल वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ग्रोथ करीब 23% ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस और ईबिटा मार्जिन करीब 5.8% पर एक्सपेक्टेड है नायका के लिए। और इनफैक्ट नॉमिरा ने अपनी न्यूट्रल की राय को बरकरार रखा है। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि शेयर प्राइस एक्सपेक्टेड है कि राइज हो सकता है एज कंपेयर टू कंट्री इंडेक्स अगले 45 डेज पर। ओवरऑल जो Q2 अपडेट्स आए हैं कंपनी की तरफ से वो अच्छे हैं और ओवरऑल वो इन्वेस्टर कंसर्न्स को थोड़ा एले करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के चलते मॉर्गन स्टैनली ने नायका पर अपनी ओवरवेट की राय को बरकरार रखा है। और आखिर में हम फोकस करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा पर। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि काफ़ी हेल्दी लोन ग्रोथ नजर आई है Q2 में। इनफैक्ट डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट ग्रोथ में थोड़ा सा मॉडरेशन ज़रूर नजर आया है, मगर ओवरऑल मॉर्गन स्टैनली ने बैंक ऑफ बड़ौदा पर अपनी ओवरवेट की राय को बरकरार रखा है, टारगेट प्राइस 235 रुपीज़ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया वामाक्षी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं ट्रेडिंग कॉल्स पर और आज ज़्यादातर बिकवाली की ही राय आ रही है एक्सपर्ट से। जेएम फाइनेंशियल ने JSW स्टील में बिकवाली की राय दी है। 760 के नीचे आए तब यहाँ पर बेचिए।
जेएसडब्ल्यू स्टील को 730-721 के लक्ष्य के लिए। और अदानी पोर्ट्स में भी बिकवाली करने की राय, 825 के नीचे आया अदानी पोर्ट्स, तब बेच के चलिए 790 से 776 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 843 का। रेलिगेयर ब्रोकिंग ने दोनों कॉल्स में खरीदारी की सलाह दी है। बजाज फिंसर्व है उनका पहला बाय कॉल और यहाँ पर 1740 का टारगेट देख रहे हैं। अपोलो टायर में स्टॉप लॉस होगा 374 का और टारगेट सुझा रहे हैं 392 का। स्वास्तिका मार्ट ने मेट्रोपोलिस में खरीदारी की सलाह दी है। 1520 का लक्ष्य देख रहे हैं। स्टॉप लॉस होगा 1450 का। और डालमिया भारत, यहाँ पर बिकवाली करने की सलाह है। 2240 का होगा स्टॉप लॉस, टारगेट सुझा रहे हैं 2150 का। तो काफी मिले जुले ट्रेड्स हैं आज और ज्यादातर स्टॉक्स में बिकवाली की राय आज एक्सपर्ट्स की तरफ से। चलिए फिलहाल एक